शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी बहू रुक्षर ने आज घर के कुल दीपक को जन्म दिया था। भगवान ने आज सबसे बड़ी खुशी दे दी मुझे। अपने पोते का चेहरा देख लिया। अब तो मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं। आप ऐसी बातें मत कीजिए माँ जी। मैं तो चाहती हूँ कि आप इसके भी बच्चों को अपनी गोद में खिलाएं। घर में खुशियों की ये बातें चल ही रही थी, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु ने जाकर दरवाजा खोला तो उनके घर के बाहर बधाई लेने के लिए किन्नर आए हुए थे। मधु ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। अब आप लोग भी मेरे पोते को अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि ये सदा स्वस्थ रहे और खुश रहे। अरे हाँ हाँ माताजी, हाँ हाँ, हम इसे आशीर्वाद देने ही तो आए हैं। लाओ बहू रानी, जरा मुन्ने को हमारी गोद में दे दो। रुक्षर ने अपने बेटे को उनकी गोद में दे दिया। वो अपने हाथों से उसकी बलाएं उतारने लगी, मगर तभी उसका चेहरा अचानक से बिल्कुल गंभीर हो गया, जैसे कोई चिंता भरी बात उसके मन में आ गई हो। क्या हुआ? अभी तो आप बहुत खुश थी, अचानक से आप इतनी परेशान क्यों हो गई? पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे तो कोई मुसीबत तुम्हारे परिवार पर आने वाली है। घबराहट हो रही है मुझे। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप कोई निवारण कीजिए। आपकी दुआओं में तो बहुत ताकत होती है। आप मेरे मुन्ने की सलामती के लिए उसकी बलाएं उतार लो। मैं तुम्हें एक रक्षा पोटली देती हूँ। तुम इसे अपने घर की चौखट के बाहर गाड़ देना। जब तक ये तुम्हारे घर की चौखट के भीतर गड़ी रहेगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किन्नर ने रोहन के हाथ में वो रक्षा पोटली पकड़ा दी और बच्चे के सर पर अपना हाथ फेरकर वहां से शगुन लेकर चली गई। उनके जाते ही रोहन ने अपने घर के बाहर अपनी चौखट के नीचे गड्ढा करके उस रक्षा पोटली को गाड़ दिया। मगर उस किन्नर की कही हुई बातें कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी, जिससे रुक्षर का मन बार बार बेचैन हो रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भी बार बार घबराहट हो रही है। किन्नर माता की कही हुई बातें बस मेरे दिमाग में घूमे जा रही हैं। कौन सी अनहोनी, कैसी अनहोनी, आखिर कहना क्या चाहती थी वो? ऐसी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते बहू, और वैसे भी उन्होंने हमारी रक्षा के लिए घर की चौखट के नीचे रक्षा पोटली तो गड़वा ही दी है ना। तो तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? ज्यादा मत सोच। जो खतरा आने वाला था वो टल गया है। बस भगवान का नाम ले और मुन्ने का ध्यान रख। मधु के समझाने के बाद भी रुक्षर का मन शांत नहीं हो रहा था। रात को मुन्ने को सुलाने के बाद रुक्षर भी बहुत थक चुकी थी। वो भी आंखें बंद करके लेट गई। रात के लगभग 12:30 बजे का वक्त था। तभी उनके घर के बाहर एक हलचल हुई। काला लिबास पहनी एक औरत, जिसने अपने चेहरे को काले कपड़ों से ढका हुआ था, उनके घर के बाहर चौखट के पास जाकर बैठ गई और अपने नाखूनों से उसने चौखट की मिट्टी को खोदना शुरू किया। तुझे क्या लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू खुश रह पाएगी? जो खुशी तेरी वजह से मुझे नहीं मिली और जो मैंने तेरी वजह से खोया है, वो सब मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी मैं तुझे। आज से तेरी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। बस अब तू अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। उसने मिट्टी खोदकर भीतर से रक्षा कवच को बाहर निकाल लिया और अपने झोले से नींबू मिर्ची का जोड़ा निकाला और उसे उसने उस गड्ढे के भीतर रखकर अपनी हथेली पर चाकू से एक चीरा लगाया और अपने खून की बूंदें उसके ऊपर टपका दी और जल्दी से मिट्टी से उस गड्ढे को भर दिया और उस रक्षा पोटली को वो अपने साथ लेकर वहां से चली गई। तभी अचानक रुक्षर को नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बगल से गुजर रहा हो। किसी के कदमों की आवाज बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठी और उसे लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा होकर उसे और उसके बच्चे को ही देख रहा है।
ये देखकर रुक्षर बुरी तरह घबरा गई और वो इस हद तक डर गई कि उसके गले से उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई। वह बुरे तरीके से पसीने से भीग गई और वो काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने बच्चे को चादर से ढक दिया और रोहन को जगाने की कोशिश करने लगी। उसने जैसे ही रोहन को उठाने के लिए उसके कंधे को सहलाया तो रोहन एकदम से नींद में हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ रुक्षर? तुमने इस तरह मुझे क्यों जगाया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो काला साया कमरे में घूम रहा है। वो मेरे और मुन्ने की तरफ ही देख रहा था। आप कुछ कीजिए, किसी पंडित को लेकर आइए। कोई तो काला साया है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या? मुझे लगता है तुम दिन में हुई बातों को कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें सपने भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो रोहन। मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो शायद मेरी आंखों के सामने खड़ा था, उस खिड़की के पास। देखो रुक्षर, हमारे घर की चौखट के बाहर रक्षा पोटली मैंने अपने हाथों से गाड़ी थी। उसके रहते कोई भी ऐसी शक्ति हमारे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम ये सब सोचना बंद करो और सो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ। लाइट चालू रहेगी तो तुम्हें घबराहट भी नहीं होगी। रोहन ने लाइट ऑन कर दी और रुक्षर को भी लगा कि शायद यह उसका वहम ही है, इसलिए वो भी उस बात को महज एक बुरा सपना समझकर वापस सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पेट पर किसी की खरोच के निशान है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाई। तभी बाहर से उसकी सास दौड़कर अंदर कमरे में आई। क्या हुआ बहू? तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? देख, मुन्ना भी डर गया। वो रो रहा है। तू उसे गोद में क्यों नहीं ले रही? मधु ने मुन्ने को गोद में लिया। तभी उसने देखा कि मुन्ने का शरीर एकदम नीला पड़ गया है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। ये मुन्ने को क्या हो गया? इसका शरीर नीला कैसे पड़ गया? इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी उठ बहू। वो दोनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने उसे चेक किया और अस्पताल में ही एडमिट कर लिया। अस्पताल में जहां मुन्ने को लिटाया गया था, ठीक उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा लगी हुई थी, जिससे वो बुरी शक्ति अब उस पर हावी नहीं हो पा रही थी। पता नहीं इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। ये तो बिल्कुल हेल्दी बेबी था। हमें इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। इसके साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन इसे हुआ क्या है? अचानक से पूरा शरीर नीला पड़ जाना कोई आम बात तो नहीं है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों हुआ। खैर, आप चिंता मत कीजिए। हम कुछ दिन इसे हॉस्पिटल में ही रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आप घर जा सकते हैं। अस्पताल में ऐसे किसी का रुकना अलाउड नहीं है। लेकिन मुन्ना। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम उसका ध्यान रखेंगे। अभी उसे इन्फेक्शन से बचाना जरूरी है। आप कल उससे मिलने आ सकते हैं। रुक्षर और मधु का मुन्ने को वहां छोड़कर हॉस्पिटल से वापस आने का मन तो नहीं मान रहा था, मगर डॉक्टर के कहने पर रुक्षर और मधु घर वापस आ गए। लेकिन घर में कदम रखते ही उसका पूरा शरीर इतना भारी हो गया कि वो सीधी ही जमीन पर गिर पड़ी और जब उसने उठने की कोशिश की तो वो खड़ी ही नहीं हो पाई। अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे? तू गिर कैसे गई? ले, मेरा हाथ पकड़, उठ जा। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। क्या? हे भगवान, ये मेरे परिवार पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले मेरा पोता बीमार हो गया और अब बहू को क्या हो गया? मैं रोहन को फोन करके घर बुलाती हूँ। मधु रुक्षर को जैसे तैसे सहारा देकर बेड पर लिटाती है और रोहन को फोन करके ऑफिस से घर बुलाती है। रोहन भी सब कुछ देखकर चौंक जाता है। मुन्ने की तबीयत इतनी खराब हो गई और तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। तुम लोग अब मुझे फोन करके बुला रहे हो? अभी वो सब जाने दीजिए और ये सोचिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसे कौन ठीक करेगा।
मैंने कल रात आपसे कहा था कि वो परछाई नजर आ रही है मुझे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई काली शक्ति प्रवेश कर गई है हमारे घर के भीतर। अगर ऐसा है तो बस वो किन्नर माता ही हमारी मदद कर सकती है। हमें उनके पास जाना होगा। मेरी ऐसी हालत नहीं है माँ जी कि मैं उनके पास जा सकूं। आप उन्हें घर पर ही बुला लीजिए, तो वो घर का मुआयना भी कर लेंगी कि कहीं घर में कोई काली शक्ति प्रवेश तो नहीं कर गई। रोहन किन्नर माता को बुलाने के लिए उनके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो शहर में है ही नहीं। क्या किन्नर माता शहर में नहीं है? हे भगवान, इस समय तो हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वो शहर में ही नहीं है। आपको कुछ पता है कि किन्नर माता कब तक लौटेंगी? देखिए, वो किसी बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव गई हैं। आने में उन्हें 1 दिन तो लग ही जाएगा। शायद कल शाम तक वो लौट आएंगी। ठीक है, वो जैसे ही आए उन्हें मेरे आने की खबर देना और उन्हें हमारे घर भेज देना। हम बहुत तकलीफ में हैं। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। किन्नर माता जैसे ही आएंगी मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। रोहन परेशान होकर वहां से अपने घर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में घुसता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रुक्षर अपने हाथों को मरोड़कर अपने सर को जोर जोर से दीवार पर पटक रही थी और उसके सर से रिसता हुआ खून दीवार से होते हुए जमीन पर बह रहा था। ये देखकर रोहन दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसने जैसे ही रुक्षर को अपनी तरफ मोड़ा तो रुक्षर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर सीधा सामने की दीवार पर जाकर लगा। उस आवाज को सुनकर मधु दौड़ती हुई अंदर आई तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। ये तो क्या कर रही है बहू? ये तुझे क्या हो गया है? ये खून। रोहन तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मगर रुक्षक को ना जाने क्या हो गया है। ना तो मैं इसे जिंदा रहने दूंगी और ना इसके बच्चे को। इन दोनों को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पहले मुझे इसकी आंखों के सामने इसके बच्चे को खत्म करना था, लेकिन अब लगता है पहले मुझे इसे ही खत्म करना पड़ेगा। रुक्षर के मुंह से उस आवाज और उन बातों को सुनकर रोहन और मधु हैरान रह गए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी रुक्षर ने मेज पर रखे वास को उठाया और उसे अपने सर पर दे मारा। उसका सर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, मगर वो खुद को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं कर रही थी। रोहन और मधु ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन दोनों की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया और उन्हें किसी सामान की तरह हवा में उछाल दिया और एक छुरी उठाकर खुद को उससे छलनी करने लगी। हे भगवान, तेरे रहते ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहू की रक्षा कर, किसी को हमारी मदद के लिए भेज भगवान, हे भगवान। मधु के इतना कहते ही उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और किन्नर माता घर के अंदर आई। किन्नर माता, आप तो शहर में थी ही नहीं। मैं शहर से बाहर जा नहीं पाई। शायद भगवान को पता था कि आज यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। किन्नर माता ने घर के हर कोने में सिंदूर का छिड़काव किया और जैसे ही वो सिंदूर रुक्षर के ऊपर पड़ा तो वो जोर जोर से चीखने लगी और घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मगर तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और किन्नर माता ने अपना सिंदूर से भरा हाथ रुक्षर के सर पर रख दिया और जोर जोर से चीखती हुई रुक्षर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। किन्नर माता ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके बिस्तर के चारों कोनों पर सिंदूर से बंधन कर दिया ताकि वो वहां से उठ ना पाए। वो जल्दी से बाहर आई और उन्होंने घर के बाहर जाकर घर की चौखट के नीचे की जमीन को खोदना शुरू किया और उन्हें जिस चीज का शक था वही हुआ। चौखट के नीचे उन्हें रक्षा पोटली नहीं बल्कि नींबू मिर्ची मिले जो अभी भी ताजा थे, जिन पर किसी के खून की बूंदें टपकी हुई थी।
मुझे लगा ही था कि किसी ने जानबूझकर कुछ किया है। किसी ने मेरी दी हुई रक्षा पोटली यहाँ से निकालकर टोटका किया हुआ नींबू मिर्ची अपने खून का छिड़काव करके यहाँ पर गाड़ दिया, जिस वजह से कोई अतिरिक्त शक्ति तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश कर गई। मगर अब तुम चिंता मत करो, इस शक्ति को जिसने भी तुम्हारे घर में भेजा है अभी उसी के पास वापस जाएगी। किन्नर माता ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो नींबू मिर्ची घर के पीछे ले जाकर अपनी हथेली में उसे फोड़ दिया और उसे जला दिया। तभी दूर एक घर में एक लड़की की चीख सुनाई दी। लगता है किसी को वो नींबू मिर्ची मिल गया है और किसी ने मेरे टोटके को मुझ पर ही वापस भेज दिया है। अब मैं क्या करूं? ये शक्ति तो मुझे मार डालेगी। पहले तो उसकी वजह से मम्मी पापा चले गए और अब उसकी वजह से मेरी भी जान जाएगी। मम्मी पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। प्लीज आप मना मत कीजिए। तुझे एक बार में कही बात समझ नहीं आती क्या? हमने बोला ना कि हम बिरादरी के बाहर तेरी शादी नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे। भूल जाओ उस लड़के को। कल विक्रम भाई साहब अपने लड़के के लिए तुझे देखने आ रहे हैं। चुपचाप वहीं पर शादी कर ले वरना ठीक नहीं होगा। प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए। मम्मी आप तो पापा को समझाइए। अरे उन्हें मैं क्या समझाऊं? तुझे जो बोला है चुपचाप उनकी बात सुन, वरना हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। अगर तूने हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम भूल जाएंगे कि तू हमारी बेटी है। रुक्षर ने अपनी मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों तो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। अगले दिन उसका रिश्ता पक्का होने वाला था, इसीलिए वो रात को ही अपने घर से रोहन के साथ भाग गई और उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब अगले दिन सबको ये बात पता लगी तो रुक्षर के परिवार की बहुत बदनामी हुई। उन्होंने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, मगर गांव वालों ने ताने दे देकर रुक्षर के घर वालों का जीना दुश्वार कर दिया। और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उसके पापा की मौत हो गई। पापा की मौत के बाद उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। रुक्षर की एक छोटी बहन नेहा थी जो अपनी माँ का ध्यान रखती थी, मगर कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी और नेहा बिल्कुल अकेली हो गई। ना तो उसके सर पर माँ बाप का साया था और बड़ी बहन के घर से भाग जाने की वजह से ना अब कोई उससे शादी करना चाहता था। वो बिल्कुल अकेली हो गई और रुक्षर को इस सब का जिम्मेदार मानने लगी। इसीलिए वो अब बस उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। मगर उसने रुक्षर को बर्बाद करने के लिए जो किया था वो क्रिया उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। उस अतृप्त आत्मा ने उसे घेर लिया। तभी घर के भीतर रोहन और किन्नर माता ने प्रवेश किया। किन्नर माता ने पूरे घर में सिंदूर का छिड़काव किया और एक कलश में उस अतृप्त आत्मा को बांध लिया। उस नींबू मिर्ची को जलाते हुए ही मुझे सब समझ आ गया था। तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी बदले की भावना जरूर थी, लेकिन जब मैंने ये सब तुम्हारी बहन को बताया तो उसका दिल पसीज गया। उसी ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। वो उसकी गलती थी, लेकिन उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के साथ जो हुआ उसका दुख सबको है, मगर तुम अपनी बहन को दोषी मत मानो। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं। नेहा जोर जोर से रोने लगी और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जब रुक्षर को उसकी हालत का पता लगा तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया और उसके मन में जो भी मैल था अपनी बहन से मिलने के बाद वो सब धुल गया। रुक्षर और रोहन ने मिलकर एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करा दी और उसे भी अब एक नई जिंदगी मिल गई। रात के 2:35 हो रहे थे। शहर के बाहर जाने वाली सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी और सूखे पत्ते सड़क पर घिसटते हुए अजीब सी आवाज कर रहे थे।
उस सुनसान सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक ट्रक से उस कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। स्वस्तिक एक मशहूर यूट्यूबर था। उसका चैनल था द नाइट हंटर। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं थी। वो खुद को नास्तिक और तर्कवादी कहता था। इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब इंसान के दिमाग का वहम है। आप लोग डरते हैं तो वो आपको डराते हैं। उसके चैनल के वीडियो अक्सर भूतिया जगहों पर सच दिखाने वाले होते थे। जहां लोग डरते थे वहां स्वस्तिक कैमरा लेकर चला जाता था। पुराने किले, सुनसान अस्पताल, खंडहर हवेलियां, और हर वीडियो के अंत में उसका वही डायलॉग होता था, देख लिया ना, भूत कहीं नहीं होते हैं। आपको यकीन ना हो तो हमारे शहर में आकर देखो। नहीं, मुझे यकीन नहीं है, आकर देखो। स्वस्तिक अपने उसी सब्सक्राइबर के कहने पर उसके शहर भूतों की तलाश में पहुंचा था। मगर आज की रात कुछ अलग थी। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज का हमारा वीडियो है 3AM चैलेंज, हॉन्टेड ऑर्फनेज। कहा जाता है कि शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना अनाथालय था। आज से करीब 15 साल पहले वहां भयानक आग लगी थी। उस आग में कई बच्चे और एक बूढ़ी देखभाल करने वाली महिला मर गए थे। उसके बाद से वो जगह वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते हैं रात के समय वहां बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज आपका स्वस्तिक वहीं जा रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। कहते हुए उसने लाइव स्ट्रीमिंग बंद की और अपनी कार चलाकर उस जगह पहुंचा जहां उसे रात बितानी थी। उसने अपनी कार अनाथालय के टूटे हुए गेट के सामने रोक दी और फिर स्वस्तिक ने कैमरा ऑन किया और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए बोला, हेलो नाइट हंटर्स, आज हम आए हैं शहर के सबसे डरावने कहे जाने वाले अनाथालय में और मैं यहाँ 3AM चैलेंज करने वाला हूँ। कहते हुए उसने कैमरा घुमाकर सामने का दृश्य दिखाया। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े खिड़की के फ्रेम और जंग लगा हुआ गेट। अंदर का आंगन पूरी तरह घास और झाड़ियों से भर चुका था। अरे ये तो सच में डरावनी जगह लग रही है। लोग कहते हैं यहाँ भूत है, आज देखते हैं सच क्या है और झूठ क्या। कहते हुए वो हंसने लगा। उसने कैमरा उठाया और गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। दरवाजे के उस पार खंडहर हो चुकी अनाथालय के अंदर स्वस्तिक धीरे धीरे अंदर गया। अंदर उखड़े हुए फर्श पर टूटे कांच और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। हर कदम पर कड़क कड़क की आवाज आती। स्वस्तिक ने अपने साथ लाई हुई लाइट्स ऑन की। दोस्तों, किसी समय बच्चों की हंसी से गुलजार ये अनाथालय बिल्कुल वीरान है। ये देखो, इसकी दीवारों पर पुराने पेंट के निशान और बच्चों की फीकी ड्राइंग अभी भी दिखाई दे रही है। कहीं सूरज, कहीं घर, कहीं स्टिक फिगर बच्चे। उन सब ड्राइंग को देख स्वस्तिक भावुक हो गया। उसे उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा था। लोग कहते हैं यहाँ मरे हुए बच्चों की आत्मा रहती है। वो सच है या झूठ वो तो नहीं पता, मगर यहाँ आधे जले हुए सामान और चीजें मुझे उनके होने का एहसास करा रही है। कहते हुए वो आगे बढ़ा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ऊपर लगी टूटी खिड़की धड़ाम से हिल गई। एक पल के लिए स्वस्तिक चौंक गया, फिर वो मुस्कुराया। स्ट्रेंज, क्लासिक हॉरर साउंड। अभी समय हुआ है 2:30, यानी कि अभी हमारे पास आधा घंटा है जब हमें उनके होने का एहसास होगा। मैं कुछ तैयारियां कर लेता हूं। कहते हुए स्वस्तिक ने अपने मोबाइल को स्टैंड पर लगाकर लाइव चालू रखा और उसके बाद उसने अपने बैग से मोशन सेंसर निकाले। उन्हें वो अलग अलग कमरों में रख रहा था। अगर यहाँ कोई हलचल होगी तो ये सेंसर बीप करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे अलावा यहाँ पर कौन है। कहते हुए स्वस्तिक की निगाह कैमरे की ओर ही थी। जैसे ही कुछ मिनट बाद घड़ी में 2:55 हुए,
एक कमरे के सेंसर में आवाज आई, बीप। आवाज सुनकर स्वस्तिक ने तुरंत उस कमरे की ओर रुख किया। सेंसर के पास जाकर स्वस्तिक रुक गया। वो इधर उधर देखने लगा, मगर वहां पर कोई नहीं था। ओह, हमने मिस कर दिया, या शायद कोई चूहा होगा। कहते हुए वो हंसने लगा और उस कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, घड़ी में 3 बज चुके थे। वो हॉल में वापस आया ही था कि कुछ सेकंड बाद बीप 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 3 कमरों के सेंसर एक साथ बज उठे। एक साथ आवाज सुन स्वस्तिक थोड़ा चौंका। ये थोड़ा अजीब है, एक साथ 3 कमरों में सेंसर कैसे बज सकते हैं? क्या एक से ज्यादा लोग हैं, या शायद हवा होगी तभी सारे सेंसर एक साथ बजने लगे। अब घड़ी में समय हो रहा था 3:07। हॉल का टेम्परेचर अचानक से कम हो गया। स्वस्तिक को ठंड लगने लगी। स्वस्तिक ने थर्मल मीटर देखा तो वो हैरान रह गया। अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले यहाँ तापमान 24 था, अब 16 हो गया। कहते हुए उसने कैमरे की तरफ देखा। कई सारे लोग उसे देख रहे थे। उसके मोबाइल पर कमेंट आने शुरू हो गए। अरे इस तरह हमें डराओ मत, ये सब अपने वीडियो पर व्यू बढ़ाने की ट्रिक है। हे गाइस, ये क्या बोल रहे हो? मैं ये सब व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये साबित करने के लिए कर रहा हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते। तो फिर ये सब क्यों दिखाऊंगा मैं? दोस्तों, ये सच में थोड़ा स्ट्रेंज है। स्वस्तिक अपने चैनल पर आए सवालों के जवाब दे ही रहा था कि तभी दूर किसी कमरे से हल्की सी आवाज आई, बच्चों के हंसने की। ऐसा लगा जैसे कई सारे बच्चे एक साथ हंस रहे हो। स्वस्तिक एक पल के लिए चुप हो गया। उसके वीडियो पर व्यू बढ़ने लगे तो वो फिर हंसने लगा। रिकॉर्डेड साउंड होगा, लोग डराने के लिए लगा देते हैं, मगर हम तो इतनी सी बात से नहीं डरेंगे। अब समय हो रहा था 3:20। स्वस्तिक अभी भी मुख्य हॉल में था। यह वही जगह थी जहां कभी बच्चों का डाइनिंग एरिया था। अब वहां सिर्फ टूटी कुर्सियां और मेजें पड़ी थी। अचानक एक कुर्सी धीरे धीरे हिली। स्वस्तिक ने कैमरा उस तरफ घुमाया, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कुर्सी हिल रही थी। यह शायद हवा के कारण हुआ, लेकिन फिर एक के बाद एक कुर्सी टेबल हिलने लगे तो उसके चेहरे पर अब हल्की घबराहट दिखने लगी थी। अब घड़ी में समय हुआ था 3:33। अचानक स्वस्तिक के हाथ में पकड़ा कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अजीब लाइनें आने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने कैमरे की स्क्रीन पर खुद को देखा और उसी पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन में उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर जले के निशान और गहरी आंखें जो सफेद थी। स्वस्तिक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। अब भी वो औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। स्वस्तिक का लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे, ब्रो रन, शी इज बिहाइंड यू। फिर एक कमेंट आया जिसे देखकर स्वस्तिक के हाथ कांपने लगे। वो कमेंट था, स्वस्तिक तो मर चुका है। जिस यूजर नेम से कमेंट था वो था स्वस्तिक ऑफिशियल। ये किसने किया? मेरा अकाउंट हैक हो गया। तभी फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसके अपने अकाउंट से एक नया कमेंट आया, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। कमेंट पढ़कर अचानक स्वस्तिक के दिमाग में कुछ चमका। उसे याद आया, जैसे ही ये सब याद आया, स्वस्तिक की सांसें तेज हो गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
वो अभी भी हॉल के बीच में खड़ा था और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं हवा में थे। उसने अपने हाथ देखे, वे हल्के हल्के पारदर्शी हो रहे थे। उसी पल वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब समझ गया ना? क्या मैं सच में मर चुका हूँ? तुम्हारी मौत उस सड़क पर हो गई थी। यह सुनकर स्वस्तिक की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हें यहाँ क्यों? तुम्हारा मन तुम्हें यहाँ खींच लाया। तुम सच की तलाश में नहीं, सनसनी की तलाश में थे, जो यहाँ पर सच में भी है। अचानक हॉल के अंधेरे कोने से परछाइयां निकलने लगी, काली, विकृत, डरावनी। वे सब स्वस्तिक की तरफ बढ़ रही थी। ये तुम्हारी सोच और डर की परछाइयां हैं। अगर तुम यहाँ फंस गए तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर स्वस्तिक घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बचाओ। अब जाने का समय है, चलो मेरे साथ। कहते हुए उस औरत ने स्वस्तिक का हाथ पकड़ा तो अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइव स्ट्रीम में बस खाली हॉल दिखाई दे रहा था और फिर कैमरे के सामने स्वस्तिक धीरे धीरे हवा में घूलने लगा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अगली सुबह पुलिस को अनाथालय के अंदर एक कैमरा मिला। लाइव स्ट्रीम अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अनाथालय के अंदर कोई नहीं था। रात के 2:20 पर एक यूट्यूबर का एक्सीडेंट से मौत हो गई। उसका नाम स्वस्तिक था और उसके चैनल पर आखिरी वीडियो का टाइटल था 3AM चैलेंज द नाइट हंटर। उसकी मौत हो गई तो कैमरा यहां पर कैसे आया? तभी वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक पल के लिए कैमरे के पीछे खड़ी वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। दोस्तों, कहानी तो देख लिया आपने, पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और YouTube को भी लगता है कि ऑडियंस हमारे चैनल को पसंद करती है। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नई डरावनी कहानी के साथ।